हो गया है सर। ओके ओके सर, डन। तो गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। सर इनकम टैक्स क्लास है और आज डिस्कस करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर ये क्या है? सर जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे कि इससे पहले जो टॉपिक हम लोग इनकम टैक्स में कर रहे थे, दैट वाज डिडक्शन, है सर। 80C से लेके 80U का चर्चा कर रहे थे, जो कल ही मैंने आपको सारा का सारा सेक्शन डिस्कस करके कंप्लीट किया और मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा होमवर्क भी दिया घर पे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अभी थोड़ा मूव ऑन करना है और मूव ऑन आज जो होगा वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब सर अगर आप किसी भी तरह का लॉस खाते हो, जैसे देखो सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स, ठीक है, तो लॉस पे टैक्स होगा क्या? प्लीज टेल मी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट बनाया नो 1961। सर, इनकम ही नहीं होगा तो कैसे पैसा देंगे? एग्जैक्टली, इनकम पे टैक्स है, लॉस पे टैक्स नहीं है। तो सर अगर आपका वेरियस अलग 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 सोर्स है, जैसे कि आप सबको पता है हमारा 5 हेड है ना सर, इनकम टैक्स का कितना माथा है? इनकम टैक्स का 5 माथा है ना? नाउ क्वेश्चन इज दैट इस 5 माथा में से 5 माथा है, इस आउट ऑफ दिस 5 हेड्स देयर आर सैलरी हेड, देयर आर इनका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्स हेड, ठीक है, फिर आपका क्या बाकी रह गया? हाउस प्रॉपर्टी हेड, ठीक है। तो सर जरूरी नहीं कि हर एक हेड से आपको प्रॉफिट ही मिले हमेशा, कोई ना कोई हेड से आपको लॉस भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। आप कैपिटल लॉस खा सकते हो, आप बिजनेस में लॉस खा सकते हो। कैपिटल लॉस में भी 2 तरह का लॉस है, एक शॉर्ट टर्म लॉस, एक लॉन्ग टर्म लॉस, है ना? बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, बिजनेस में भी 2 तरह का लॉस हो सकता है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। मतलब जिसको हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस, जैसे कि नॉर्मली जैसे हॉर्स रेस, पजल्स, गेम्स वगैरह, ये सब आपका नॉर्मली स्पेकुलेटिव लॉस है सर। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है नॉर्मल बिजनेस में जो लॉस होता है। सो आपको बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, आपको कैपिटल में भी लॉस हो सकता है। सैलरी में लॉस होता है क्या? नो सर, सैलरी में कैसे लॉस है, वो तो पैसा मिलता है। यस, ठीक है, तो सैलरी के साथ एडजस्ट हो सकता है। लेकिन क्या क्या सैलरी के साथ एडजस्ट हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है आपको, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। यस, ठीक है। अदर सोर्स में लॉस हो सकता है? नहीं। नहीं, ठीक है। सो ये एक कुछ सेंस लगाया आप लोगों ने, तो ये सेंस का भी इस्तेमाल भी करना है कि आप अलग अलग हेड में इनकम करने के लिए इकट्ठा होते हो, ठीक है। 5 हेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको मेंशन करके दिया कि भाई ये 5 हेड है, जहां से मर्जी कमाओ और सरकार के घर में एज पर दी स्लैब, एज पर दी रेट टैक्स जमा करो। बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत ही अच्छे से इसको करते हैं। ऐसे भारत में बहुत ही कम लोग अभी भी टैक्स पे करते हैं, बट धीरे धीरे टैक्स पेमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ ही रहा है सर, एवरी एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। नाउ अब पॉइंट है सर कि ये जो सेट ऑफ ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस है, मतलब अगर आप लॉस खाओगे ना, तो इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का एक मौका मिलेगा आपको। कब आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कब आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, और किस हेड के साथ कौन सेट ऑफ हो सकता है। मतलब इसको 2 कॉन्सेप्ट बोला जाता है, एक है आपका इंट्रा हेड, मतलब सेम हेड के अंदर एडजस्ट कितना हो सकता है, और एक है इंटर हेड, मतलब से फॉर एग्जांपल सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर सोर्स, बिजनेस के साथ अदर सोर्स। समझ में आ रहा है ना सर? अलग अलग हेड में एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट, और सेम हेड में एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो सर ये इंट्रा हेड में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है और इंटर हेड में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, और जो पूरा का पूरा मतलब एक होता है कि भाई किसको पहले ऑर्डर, एक होता है ठीक है सेट ऑफ करने का, एक ऑर्डर भी होता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज देखो तो सेक्शन 70 से लेके 74 के एरिया में पूरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है।
तो आपको सारा का सारा सेक्शन ही जानना होगा, बिल्कुल जानना होगा। और जब आप इनकम टैक्स को फाइनलाइज करते हो, ठीक है, जैसे मानो कि इनकम टैक्स का पहला काम क्या है, सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स में बेसिक चीज जैसे कि पर्सन्स वगैरह ये सब जानना पड़ता है, कितना हेड्स है ये सब जानना पड़ता है। मैं अगर आपको इनकम टैक्स का पढ़ने का या इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का पूरा सिनेरियो या सिस्टम आपको एक बार रिकॉल करा दूं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या क्या पर्सन्स है, क्या क्या बेसिक्स एरिया है, ये सब आप देख लेते हो, टैक्स रेट वगैरह भी जान जाते हो। सेकेंड में आपका काम होता है रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के बाद आपका फिर तीसरा या मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि हेड को आइडेंटिफाई करना, कि भाई कितना हेड है, कहाँ कहाँ से इनकम कर रहे हैं। जो भी हेड है, सारा के सारे हेड का जो अंदर का एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट देके, सैलरी का सैलरी जैसा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का बिजनेस प्रोफेशन जैसा, अदर सोर्स का अदर सोर्स के जैसा, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के जैसा, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन के जैसा, अलग अलग हेड के हिसाब से उसका जो अंदर का एडजस्टमेंट है उसके एडजस्टमेंट करके आपको कैलकुलेट करना है कि भाई मैंने इस हेड से इतना कमाया, मैंने उस हेड से उतना कमाया, ठीक है। मतलब ये हेड्स ऑफ इनकम का कैलकुलेशन आप लोगों को आता है, पता है। सो मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा। अब जैसे ही हेड का इनकम हो जाएगा ना आपको कैलकुलेशन, फिर आपको ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना होता है और उसके बाद आपको डिडक्शन देना होता है। मैंने थोड़ा डिडक्शंस को पहले करा दिया बिकॉज काफी डिमांडिंग था बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि डिडक्शंस करवा देते हैं बिकॉज बहुत वाइटल है सर टैक्स प्लानिंग पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डिडक्शंस, जो आपको मैं 80C से 80O का लंबा जर्नी आप लोगों के साथ मैंने लास्ट 3-4 क्लासेस में डिस्कस किया। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद डिडक्शंस होता है, फिर डिडक्शंस वगैरह करने के बाद आपका जीटीआई से डिडक्शंस होने के बाद आपका नेट इनकम आएगा। फिर नेट इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स जमा करना होगा। एक नॉर्मल स्लैब रेट तो है ही ट्रेडिशनल सिस्टम पे, और एक आपका 115 बीएससी जहां पर आपको डिस्काउंटेड रेट मिलता है बट डिडक्शंस लेने का मौका नहीं मिलता है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। और उसके साथ साथ आपको फिर इसके बाद अभी हम लोग ऑलमोस्ट कुछ फाइनलाइज ऑफ कॉन्सेप्ट में चल रहा है, जैसे कि इसके बाद मैं आपको रिटर्न फाइलिंग में बात करूंगा, टीडीएस एडवांस टैक्स का क्या एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, ये सब में बात करूंगा और उसके बाद फिर से मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम लोग इनकम टैक्स को एक साइकिल की तरफ घुमा रहे हैं, तो साइकिल एक कंप्लीट होने वाला है। फिर से जो बेसिक्स है बेसिक्स में फिर से चर्चा करूंगा, जिन लोगों का भी बेसिक मिस है हो जाएगा, ठीक है सर। ये सब तो धीरे धीरे चलता जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि हमें अभी सीखना है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है सर। तो चलो बहुत मैं इधर उधर का बात कर लिया, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में जंप करता हूँ। प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके सर। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ये तो कैप्सूल है, कैप्सूल से भी बात कर लेंगे। ऐसे कैप्सूल आपको रिवीजन के लिए दिया गया है, एग्जाम से पहले रिपीट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा सर इनकम टैक्स में। चलो मैं कैप्सूल से बात कर लूंगा, बट उससे पहले चलो मैं थोड़ा डिटेल्स बातचीत करता हूँ। नोट मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ क्लास के बाद। तो देखो सर, इसमें और एक चीज भी मैं आपको बताऊंगा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम के ऊपर भी एक पॉइंट है, बट मेनली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज आवर मेन कंसर्न। ओके सर, एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या है? सर कई बार क्या होता है ना, कुछ इनकम कैलकुलेट करना या फिर आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप एग्रीगेशन ऑफ इनकम में उसको डीम्ड इनकम की तरह जोड़ देते हो, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, मतलब एग्रीगेट में आ जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, सम अमाउंट्स आर, क्या बोलता है देखो, एग्रीगेशन ऑफ इनकम in certain cases some amounts are deemed as income in the hands of the assessee though they are actually not in the nature of income, ठीक है। ऐसे तो नेचर ऑफ इनकम में नहीं आता, बट कभी कभी उसको एसएससी के हाथ में लिया जाता है। दिस केसेस कंटेनिंग सेक्शन 68 69, ठीक है। मतलब जिसका कोई प्रॉपरली हिसाब किताब नहीं रहता है, बट बाद में उसको असेसिंग ऑफिसर की तरफ से रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश एक्सप्लेनेशन इन सच केसेस। इफ द एसएससी डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द एसएससी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, कि जो भी आप मतलब एसएससी को जो भी पूछा गया असेसमेंट ऑफिसर से, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ या फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो जो भी अमाउंट रेफर्ड वहां पर होगा उसको असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, डीम्ड इनकम मान लेगा, and such amounts have to be aggregated with the assessed income, that is called aggregation of income। मतलब भाई जिस इनकम का हिसाब किताब नहीं दोगे, असेसिंग ऑफिसर उसको आपका इनकम मान लेगा, बस यही बात है।
बस एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब आपको एक बार मैं बता दिया। बाकी चलो अभी जंप करते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में, जो हमने आज मेनली आपके साथ डिस्कस करने का सोचा है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। जैसे कि आपको मैं शुरू से बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इंट्रा हेड, इंटर हेड, ठीक है, मतलब सेम हेड के अंदर 5 जो हेड है इनकम टैक्स का, 5 हेड है ना सर, बार बार बोल रहा हूँ, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बीपी हेड, ठीक है, कैपिटल गेन हेड एंड अदर सोर्स हेड। तो ये सारे के सारे हेड में अगर आप लॉस करते हो किसी में भी, तो वो लॉस कैसे एडजस्ट होगा और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो अगर इसको मैं एक बार समरी करूँ, एक बार ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है, समरी मतलब एक ओवरव्यू अगर आपके सामने मैं रखूँ, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एकदम पूरा दिमाग में रख लीजिएगा। सेक्शन 70 से ऑलमोस्ट सेक्शन 74 के आसपास के एरिया में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 70 से लेके 74 के अंदर ये पूरा का पूरा खेल को चर्चा करके रखा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ओवरव्यू में, इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, ठीक है, इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट, ओके, ये एडजस्टमेंट होता है। और फिर एडजस्टमेंट होने के बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी होता है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मतलब आप लॉस को अगले कभी 8 साल तक आप उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इस साल लॉस हुआ है तो हमेशा आपको पूरा का पूरा लॉस इसी साल राइट ऑफ करने का मौका मिलेगा। आप नेक्स्ट 8 साल तक, किसी किसी केस में 4 साल तक भी आप लेके जा सकते हो। मतलब नॉर्मली 8 साल बहुत सारे केसेस में है, बट कुछ कुछ केसेस है जहाँ पर 4 साल तक का भी आपको मौका दिया जाता है। मतलब बेसिकली 4 साल कम हो गया, 8 साल ज्यादा, जितना ज्यादा मिले उतना बढ़िया। लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पर 4 साल भी मिलता है सर, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे कि आपको एक आइडिया के लिए अभी बता दे रहा हूँ सर, बिकॉज यही सब चीज़ आगे आगे क्वेश्चन जब करूँगा आपको और क्लैरिटी देगा। बट पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब ये जो एडजस्टमेंट हो सकता है ना अलग अलग हेड्स में, बट कुछ एक्सेप्शंस भी आपको बोला है, ठीक है। आप प्लीज दिमाग में रखिए आपके सामने क्या क्या हेड है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, सीजी मतलब कैपिटल गेन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है एंड अदर सोर्स है। ये आपका मेन 5 हेड है जो इनकम टैक्स में आपको सारा का सारा इनकम को जहां से भी इनकम करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको यहीं पर आके बेसिकली डाल देता है डस्टबिन की तरह। भाई ठीक है, सैलरी तो सैलरी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, कैपिटल है कैपिटल गेन लॉस है कैपिटल गेन में जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन का बात है बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, जो समझ में नहीं आता या फिर जो स्पेसिफिकली बोला है वो अदर सोर्स में चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बताते हैं, ठीक है। नाउ द बिग कॉन्सेप्ट इज, इसमें जो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस में क्या है यही आपको एक्चुअली याद रखना है, ठीक है। एडजस्टमेंट तो होता है, लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए। जैसे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, सर स्पेकुलेशन समझते हैं ना आप लोग, स्पेकुलेशन समझते हैं ना। यस सर, सट्टा वगैरह। हाँ मतलब अनसर्टेन इनकम, मतलब आपको पता नहीं है, जैसे ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन स्पेकुलेशन है कि नॉन नॉन स्पेकुलेशन है, क्या आपको सच में पता होता है। स्पेकुलेशन। हाँ, धोनी नो सर। धोनी चिल्ला धोनी मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि खेलो 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 दिमाग से। हाँ, हाँ सर, आप देखे होंगे ऐड ड्रीम इलेवन का, एम एस धोनी एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि खेलो दिमाग से। तो क्या सच में इतना दिमाग चलता है ड्रीम इलेवन के टीम बनाने के टाइम पे। नो सर, हाँ, तुक्का भी रहा। थोड़ा बहुत दिमाग है, मैं ये नहीं बोलूंगा दिमाग बिल्कुल नहीं है। आपको गेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्लेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट अगर आप मुझे पूछोगे, ठीक है, क्रिकेट का जानकार मैं हूँ, इतना मुझे पता है, जिस चीज़ का जानकार हूँ उसके बारे में कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ। सर 20% नॉलेज चाहिए, बाकी 80% तुक्का है। बिकॉज जिस बेस्ट प्लेयर, जिसके जैसे मानो कि विराट कोहली, ऐसा कोई मतलब नहीं होगा जो विराट कोहली को टीम पे नहीं लेगा, नॉर्मल सेंस पे एम एस धोनी को टीम पे नहीं लेगा। ऐसा कोई नहीं है जो रोहित शर्मा को टीम से बाहर करेगा, है ना, ड्रीम इलेवन के टीम बनाने के टाइम पे। ना क्वेश्चन इज दैट, क्या आप दावे से कह सकते हो कि भाई आज विराट कोहली परफॉर्म करेगा, आज एम एस धोनी 5 छक्का लगाएगा, आज जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लेगा। अब गारंटी से कह सकते हो, सर्टेनली कह सकते हो। हाँ सर, इज इट पॉसिबल, प्लीज टेल मी। मैं तो कई बार देखा कि जिस पे उम्मीद नहीं लगाते वही प्लेयर बाजी मार के लेके जाते हैं आईपीएल में स्पेशली। हाँ सर,
मतलब स्पेशली इन T20 क्रिकेट काफी ज्यादा मैं देखा कि जिसके बारे में कोई सोचा तक नहीं है वही बाजी मात करके जाता है। क्या आप लोगों ने कभी ड्रीम इलेवन वगैरह में ट्राई किया है ऐसा? हाँ सर, अरे बोलो। है ना सर। हाँ है ना, इट्स रियली, मतलब यहाँ पर गैम्बल बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये खेम विद्या जोखिम के अंदर आता है, तो कृपया सोच समझ के ही जोखिम उठाए, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है। लेकिन हाँ, छोटा छोटा अमाउंट है तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसको बैन नहीं करता और गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा टैक्स भी मिलता है। तो गवर्नमेंट देखते हुए ठीक है कि लोगों का एक्स्ट्रा पैसा है, 25 से लेके 10,000 तक लगाते हैं, चलो लगाओ, एक्स्ट्रा पैसा है तो बेटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर लीगल बेटिंग एरिया। ओके, ना क्वेश्चन इज दैट, ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आप लॉस खाते हो, मतलब ड्रीम इलेवन में अगर आप लॉस लेते हो, ये एडजस्ट नहीं होगा किसी और के साथ, ये सिर्फ अपने स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्टमेंट होगा। समझ रहे हैं ना सर? आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट का बात मैं कर रहा हूँ। स्पेकुलेशन ड्रीम इलेवन में लॉस है तो ड्रीम इलेवन का लॉस आप ड्रीम इलेवन जैसे बिजनेस के साथ ही कर सकते हो। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन ही एडजस्ट कर सकता है। हाँ, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस को आप स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपका नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, आप स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ उसको एडजस्ट करना चाहते हो, वो अलाउड है। बट स्पेकुलेशन का लॉस को स्पेकुलेशन छोड़ के किसी और के साथ एडजस्ट करने नहीं देगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्टमेंट होता है। इवन शॉर्ट टर्म के साथ भी लॉन्ग टर्म एडजस्ट नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपका लॉन्ग टर्म में लॉस है, तो शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर आपका ऐसा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म लॉस है, तो शॉर्ट टर्म के साथ आप लॉन्ग टर्म को एडजस्ट कर सकते हो। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? हाँ, एक बार हाँ बोल रहे हैं इसके साथ ये एडजस्ट, मतलब शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म, कंफ्यूज ही आ गए होंगे। हाँ सर, कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, अभी आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि LTCG के साथ STCL मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, बट STCG के साथ मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोला सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट करेगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर आप लोगों को याद है, जो लोग बिजनेस प्रोफेशन ऑलरेडी कर चुके हो, उसमें 35AD में गवर्नमेंट ने काफी सारा स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में मेंशन किया है कि अगर आप ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगा, ऐसा ऐसा याद है ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाना, इस तरह का। हाँ सर, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड यस सर। काफी सारा। हाँ, 35AD में फिर से BP में जाना नहीं चाहता अभी, तो वहाँ पर BP में बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन, जो लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस एंड प्रोफेशन का सारा क्लास कंप्लीट कर चुके हो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया बाद में जब BP करेगा पता चल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बिजनेस है 35AD के तहत, उसमें अगर लॉस आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही एडजस्टमेंट करेगा और किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, एंड और एक पॉइंट है बहुत वाइटल, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसॉर्ट्स, ये भी एक तरह का बिजनेस होता है जो नॉर्मली रेस कोर्स में चलता है। ऐसे भारत में बहुत सारा रेस कोर्स एरिया है सर, जैसे अपने कोलकाता में है, बैंगलोर में है, बड़े बड़े शहरों में रेस कोर्स हैं। ठीक है, रेस कोर्स जानते हो ना आप लोग? इससे पहले भी मैंने रेस कोर्स के बारे में बात किया, टीवी में रेस कोर्स का आप लोग मैच भी देखे होंगे, घोड़ा दौड़ होते हैं, जॉकी में पैसा लगाते हैं, ये सब नो यस सर। है ना सर? ये जैसे है ना देखो, सर। ये कोलकाता रेस कोर्स है, ठीक है, रेस कोर्स जो है जैसे दैट इज दिस इज कोलकाता रेस कोर्स ग्राउंड, ठीक है, विक्टोरिया के आसपास में आता है सर, सेकंड ब्रिज के नीचे ही, जैसे सेकंड ब्रिज के नीचे देखोगे आपको रेस कोर्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स जैसे होते हैं, बुकी सिस्टम चलता है, मतलब आप यहाँ पर जॉकी होते हैं जिसपे पैसा लगाते हैं लोग। ठीक है, सो ये अलग ही एक गेम का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली बेटिंग है सर। ठीक है, घोड़ा पे पैसा लगाना, जॉकी पे पैसा लगाना, बहुत पैसा का बाजार है, मार्केट बोल सकते हो आप। इतना पैसा तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं है जितना हॉर्स रेस मार्केट में है।
ठीक है, मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट इसलिए रखता है, जानते हो ना, लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा है ना, वही लोग आते हैं हॉर्स रेस के ग्राउंड में, ठीक है, और यहाँ पर आके घोड़ा पे पैसा लगाते हैं। और सरकार को क्या है ना, सरकार को इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट भी हो जाते हैं, और बोलना नहीं चाहिए बट, और साथ में सबसे बड़ा बात, सरकार को टैक्स भी आ जाता है, मतलब ब्लैक मनी वाइट हो जाते हैं यहाँ पर। अब क्या बताऊं मैं आपको। सो पॉइंट इज दैट ये कोलकाता में हेस्टिंग्स में आते हैं, 1820 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ठीक है, रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब। ऐसे नॉट जस्ट इन कोलकाता, कोलकाता छोड़ के और भी जगह है, बेंगलोर में है, राजकोट में है, चेन्नई में है, बहुत सारे जगह में है सर रेस कोर्स क्लब। सर बिग 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 ग्राउंड सर, वेरी बिग ग्राउंड, ठीक है, जस्ट आइडिया के लिए आपको मैं बताया। लेकिन नाउ देयर इज अ बिग पॉइंट। बिग पॉइंट क्या है कि सर ये जो रेस कोर्स और मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस है, इसके लिए जो खर्चा होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो लॉस होता है, अगर मानो कि किसी का लॉस ऑफ फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको मेंटेन करना, ओन करना, इन पे अगर इनको कुछ लॉस आता है, तो ये लॉस सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस बिजनेस में ही आप एडजस्ट कर सकते हो, किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली देखो सर, बहुत सारे हेड अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी इनकम को लॉस के साथ, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। याद रखना पड़ेगा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड, एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। ये चार हेड तो बिल्कुल याद रखिए कि ये जो भी चार हेड मैंने आपको बताया, चार पॉइंट्स, हेड नहीं बोलना चाहिए, ये चारों टाइप का लॉस आप सिर्फ और सिर्फ सेम कैटेगरी ऑफ लॉस के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। मतलब स्पेकुलेशन सिर्फ स्पेकुलेशन में ही जाएगा, कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्टमेंट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी का सिर्फ और सिर्फ 35 एडी में ही एडजस्टमेंट होगा। मेनिंग एंड मेंटेनिंग एंड ओनिंग हॉर्स रेस हॉर्स सिर्फ और सिर्फ मेंटेनिंग एंड ओनिंग हॉर्स रेस हॉर्स के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिए। और इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ, याद रखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसी के ऊपर बेस करके आगे का पूरा खेल, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन दिस प्रोविजंस, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स में किस हेड के साथ कौन सा हेड एडजस्टमेंट करता है और किसके साथ कौन एडजस्टमेंट नहीं करता है। नाउ sir, interhead adjustment mean loss under the head profits and gains of business or professions cannot be set off against income under the head salaries. Sir, point to be noted, loss under the head profits and gains of business or professions cannot be set off against income under the head salary. मतलब बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सैलरी इनकम के साथ आप अपने बिजनेस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। एडजस्ट करके क्या होता है, नॉर्मली एक सिंपल कॉमन सेंस बता रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का सैलरी लिया, ठीक है, मंथली सैलरी आपका 1 लाख है, तो आपका एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख, है ना। अब मानो कि आपने बिजनेस पे 10,000 करके 12 महीने में लॉस किया, ठीक है, 10,000 पर मंथ करके आपने लॉस करते जहां, और आपने सालाना 1,20,000 लॉस कर दिए। अब आप बोलते हो कि मेरा 12 लाख का सैलरी है, मैं वहां से 1,20,000 लेस कर दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, सैलरी से बीपी का जो लॉस है उसको आप लेस करना चाहते हो, तो आप 12 लाख से क्या चाहते हो, 12 लाख से 1,20,000 लॉस को लेस करना चाहते हो, तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, 10,80,000 हो कम जाएगा, हो जाएगा। है ना। यस सर। तो बड़ा ही कॉमन सेंस आता है कि जैसे आप लॉस एडजस्टमेंट करोगे तो दैट विल गिव यू बेनिफिट, है ना। लॉस एडजस्टमेंट करके आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या यस कहता सर। है, 12 लाख में टैक्स नो डाउट ज्यादा होगा कंपेयर टू 10,80,000 में, है ना, नो डाउट। 1,80,000 का 1,20,000 का डिफरेंस है, तो टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे 10 लाख के ऊपर ही है, यहाँ पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, बट टैक्स तो कम होगा, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है ना। 12 लाख में जो टैक्स रेट है, जो आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, जो मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में और सैलरी वगैरह में स्टार्टिंग लेवल में काफी करा है, फिर से करा दूंगा, जैसे कि इससे बाद मैं टोटल इनकम करवाऊंगा, जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद मैं आप लोगों को टोटल इनकम के पास लेके जाऊंगा, मतलब इसके बाद टीडीएस और एडवांस टैक्स एक बार करा दूंगा, फिर आपको मैं टोटल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो सिखाऊंगा। तो वहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन और रेट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो जो एक रेगुलर काम हो जाएगा, संडे हो या मंडे रोज करो, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन जैसा हो जाएगा।
बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सैलरी के साथ बिजनेस इनकम को एडजस्ट ना करे, सैलरी के साथ बिजनेस लॉस को, कहने का मतलब है सैलरी के साथ बिजनेस लॉस को एडजस्ट नहीं मिलेगा सर, ठीक है, दोनों का कैरेक्टर मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल। तो ये एक आपको याद रखना है, इंटर हेड एडजस्टमेंट में सैलरी इनकम के साथ बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं होता, एकदम दिल और दिमाग में घुसा लो। अच्छा, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD and loss from the activity of owning and maintaining resources cannot be set off against income under any other head, जो आपको मैं तब से बोले जा रहा हूँ 35 AD और इनकम फ्रॉम एंड ओनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स, इन दोनों बिजनेस से जो भी आपका लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, किसी और हेड के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगा। एंड और एक बात याद रख लो, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द एनी अदर हेड, मतलब कैपिटल गेन, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, कैपिटल गेन को किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में ही एडजस्ट करेगा। एंड चौथा पॉइंट जो है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में लॉस लगता है आपको, तो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक मैक्सिमम लॉस आप किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ओनली, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 2 लाख तक ही किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। एक बोझा যাচ্ছে, स्पेशली जिन लोगों ने सारा का सारा चैप्टर करके आया उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, जिन लोगों ने अभी सारा का सारा चैप्टर नहीं किया, बाद में करेगा सारा का सारा चैप्टर धीरे धीरे, उनको धीरे धीरे ये चैप्टर तब बहुत काम आएगा जब हम लोग टोटल इनकम करेंगे ना, टोटल इनकम में आपको मैं सारा हेड्स ऑफ इनकम लेंगे और पूरा एक कंप्लीट इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो सारा का सारा बताऊंगा, उसमें सेटअप कैरी फॉरवर्ड बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये बहुत ही वाइटल एक एरिया चर्चा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सेटअप कैरी फॉरवर्ड में आपको और क्या याद रखना चाहिए या फिर और क्या चीज आपके लिए बहुत वाइटल बन जाता है, जैसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अच्छा, ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो सर, जैसे अनएब्सॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में कुछ अनएब्सॉर्ब लॉस है, मतलब आपने अभी तक एब्जॉर्बेशन नहीं किया, ठीक है, लॉस को अभी भी कहीं पर भी यूज नहीं किया, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अभी आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप उसको, मतलब बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है, जैसे मानो कि हम लोग एडजस्टमेंट क्या करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल दिस इज 21 22, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर and 22 23 this is our assessment year, है ना। so if your assessment year is 22 23 and previous year is 21 22, अब assessment year में आप जो भी इनकम करते हो, मतलब जो भी, सॉरी, प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम करते हो उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हो, ये यही होता है ना सर। हेलो, यस सर। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ही होता है सर, कभी ऐसा भी होता है कि 22 23 का टैक्स 22 23 में देते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स, जो मैं आपको नेक्स्ट जो एडवांस टैक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर। अब क्वेश्चन यही है कि जो लॉस आप किसी पर्टिकुलर ईयर में एब्जॉर्ब नहीं करा पाते हो बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, तो लिमिट क्रॉस कर जाए तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करा पाओगे, तो जो एब्जॉर्ब नहीं होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगला 8 साल तक। ये किस केस में बता रहा हूँ सर, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में जो अनएब्जॉर्ब लॉस है उसको आप मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक, मतलब 22 23 के बाद 8 असेसमेंट ईयर, 23 24 24 25, इस तरह से अगर लॉस अनएब्जॉर्ब रहा तो आप अगला 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सर, अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर। बिजनेस लॉस भी अगर आप प्रीवियस ईयर 21 22 का बिजनेस लॉस अगर 22 23 में पूरा एडजस्ट नहीं होता है ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन, अभी क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसको भी 8 असेसमेंट ईयर तक आप बिजनेस प्रोफेशन को भी सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 4 साल, 4 असेसमेंट ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड सर। यहाँ पर मैंने 2 8 साल बताया, बट जैसे मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस पे आ गया, ठीक है, जो अनसर्टेन है, जैसे सट्टा बेटिंग वगैरह हो जाता है, जैसे मैं ड्रीम 11 का बात कर रहा था, ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस में एडजस्ट होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया, बट ये 4 असेसमेंट ईयर तक, अगले 4 असेसमेंट ईयर तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो।
लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 3580 के हिसाब से, जो आपको मैं बीपी में सेक्शन में सिखाया था, 3580 के तहत जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड में एडजस्ट कर सकते हो, बट इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा, इसके लिए सर कोई लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट पीरियड तक, जितना दिन तक लॉस रहेगा उतना दिन तक आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड बिजनेस 3580 में बोल के रखा है, जो बीपी में आपको सिखाया गया था, जिन्होंने बीपी अभी तक नहीं पढ़ा, जब बीपी पढ़ोगे ना बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा 3580 में किस तरह का स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बात करके रखा। ठीक है। और सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ 8 असेसमेंट ईयर तक ले सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसका भी 8 असेसमेंट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। And loss from activity of owning and maintaining resorts can be carried forward for maximum of 4 assessment year for set off against the income from activity of owning and maintaining resorts 4 assessment year तक। मतलब हॉर्स रेस एंड मेंटेनिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस हॉर्स का जो बिजनेस है, इसके केस में अगर अनएब्जॉर्ब लॉस है तो उसको आप मैक्सिमम 4 साल तक सामने कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो। सर प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को समझ में आया? मतलब प्रोविजन है ये सब। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बाकी पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, मतलब ये बेसिकली जो भी यहाँ पर आपको मैं बताया, इसका पूरा चाल ढाल आपको समझ में आ जाएगा, बस कुछ एग्जाम्पल्स देखना है। ठीक है, ओके। मतलब वास्तव में भी जब आपके सामने क्लाइंट आएंगे, ठीक है, जब आप किसी टैक्स फॉर्म में काम करोगे या आपका खुद का टैक्स फॉर्म होगा, ठीक है, या फिर किसी कंपनी में आप टैक्स कंसल्टेंट का काम करोगे, तो वह वहाँ पर आप ये सब चीज़ बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो सर मैं आपको बाकी का बात बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बोला है, ठीक है, डिटेल्स आपको मैं काफ़ी बोल दिया। ठीक है, अब जैसे ज़रूरत होगा आप डिटेल्स नोट जरूर गो थ्रू करना। ठीक है, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बोला गया है, जो मैं आपको इतना देर से एक्सप्लेन कर रहा था ना, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो डोंट वरी, जहाँ भी आपको कोई डाउट होगा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशन करे सर? चलो, क्या दिख रहा है आपको इलस्ट्रेशन? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके सर। मिस्टर ए, सर इनका एज बताया 35 साल। सर एज इनकम टैक्स में बहुत वाइटल होता है, क्यों बोलो तो? सर वो टैक्स देने के लिए, रेट ऑफ टैक्स पे। वेरी गुड सर, इनकम टैक्स में एज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 3 एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है ना। ये बेसिक सब इनकम टैक्स के अंदर ही मैंने बता के रखा। जिन लोगों ने बेसिक अभी तक नहीं किया, प्लीज जल्दी जल्दी बेसिक कंप्लीट कर लो मेरे से क्लास लेके सर। और जब मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा तब तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है, तो दो दो बार हो जाएगा। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एज के हिसाब से 3 अलग अलग स्लैब बना के रखा इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल का 3 अलग अलग स्लैब है, जैसे कि आपको मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ। एक है बिलो 60, ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। एक आता है सिर्फ ग्रेटर देन 60 टू 80 ईयर, जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। और एक आता है ग्रेटर देन 80, जिनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो एज के हिसाब से टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है, इसीलिए जब भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें एज पे जरूर ध्यान दें। ठीक है सर, अभी जरूरी नहीं है, करेंटली नॉट नेसेसरी, लेकिन फिर भी क्या पता अगर टैक्स पूछ ले तो, इसलिए मैं बोल दिया एक बार। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दिया है। अच्छा, पॉइंट बी नोटेड, जब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ना, ये सब स्मॉल क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है सर, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, ठीक है, 1 मार्क्स का, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली सीएस के केस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। सीएस सीएमए के केस में आपको कहीं पर भी जोड़ में दो दो नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें स्मॉल क्वेश्चन पूछेगा बिकॉज फोकस रहेगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में। बट अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है ना 8 नंबर का जैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, फिर आपको
करना होगा। तो चाहे जैसे जो मैं आपको कंप्लीट टोटल इनकम का क्वेश्चन है, टोटल इनकम में आपको कंप्यूटेड नहीं देगा, कंप्यूट करना पड़ता है, ठीक है। और जब किसी पर्टिकुलर हेड में स्मॉल एरिया में आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा ना, तब आपको कंप्यूट मतलब करके देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दे रहा है 4 लाख, तो अभी आपको इसको कंप्यूट नहीं करना है। हाँ, सैलरी कैसे आया, कहाँ से आया, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। आपको बस अभी जो पूछा है आप उसका जवाब देने से ही होगा। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, आपने ऐसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस ही होता है। जिस घर में हम रहते हैं वहां से इनकम करते हैं क्या? नो सर। प्लीज टेल मी। तो फिर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है? कोई तो बताए मुझे। सर उसको हम वो लेट आउट के साथ मतलब वो क्या कहते हैं मैनेज कर लेते हैं ना, तो उसमें लेट आउट से मैनेज नहीं हुआ होगा, वो एक्स्ट्रा बच गया होगा, मतलब लेट आउट उतना नहीं आया पाया होगा रेंट वगैरह। ऐसा थोड़ी ना है। हाउस सेल्फ प्रॉपर्टी हेड, सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस कैसे आ सकता है? तो उसमें प्रॉफिट ही कहाँ आता है, वो तो पैसा देना हाँ ही तो पड़ता है। इनकम भी नहीं होता है ना, तो लॉस कहाँ से हाँ। आएगा? तो वही तो हाँ तो पूछ रहा उसको हूँ। नहीं लेंगे। कोई तो बताओ। नहीं हो रहा है शिवम। उसका इंटरेस्ट का। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट सर। का पैसा। हाँ, अच्छा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का का पैसा। पैसा, वही। और क्या? अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बना रहे हो, ठीक है, आपने लोन लिया और लोन लोन के लिए आपने इंटरेस्ट भरा, सरकार आपको इंटरेस्ट के लिए बेनिफिट देता है ना, मतलब आप इसको लॉस दिखा सकते हो। यस सर। कितना तक लॉस, इंटरेस्ट लॉस दिखा सकते हो? 2 लाख। सर मैक्सिमम 2 लाख, है ना? ये रूल तो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यहाँ पर 70,000 का है। नॉर्मली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हाउस प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ा जाएगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेशन होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेशन होता है। बट करेंटली दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। ऐसे सभी का मैक्सिमम का हो गया, 2-1 जन का हो सकता है। अभी ये सब हेड अभी भी नहीं हुआ, तो मैं जैसे ही वो सब चैप्टर स्टार्ट करूंगा या फिर जैसे आपको क्लास शेयर करूंगा, आप अभी से करते रहिए, तो आपको रिविजन होता जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। सो लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 70,000 का है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 1.5 लाख का है। बिजनेस लॉस आपका, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, अच्छा ये लॉस है, हाँ ठीक ही बोला। नेगेटिव है मतलब लॉस है, और लॉस बता के भी रखा है। आपने बिजनेस में लॉस किया 1 लाख, और आपने बैंक इंटरेस्ट में एफडी इंटरेस्ट रिसीव किया 80,000, तो ये आपका डेटा है। और आपको क्या पूछते हैं? दे आस्क यू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 assuming that he does not offer provision of section 115 BSc। सर 115 BSc गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसेंट नहीं हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। 115 BSc के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डिस्काउंटेड टैक्स स्लैब देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स स्लैब से, जो रेगुलर टैक्स स्लैब से थोड़ा अलग है। और यहाँ पर आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या आपको 115 BSc करना चाहिए? यहाँ पर ना बोला है ना, नहीं करेंगे सर। ना बोला है तो नहीं करेंगे, और क्या। मेरे को पेन इतना देर तक सही चल रहा था, अब क्या हो गया? ठीक है, तो 115 BAC नहीं करना है, तो नॉर्मल रेगुलर है, तो इसको देखिए घबराने का जरूरत नहीं है। और ऐसे में 115 BAC के बारे में इससे पहले बेसिक्स वगैरह में चर्चा करके रखा, और फिर से जरूरत पड़ने से चर्चा कर लूंगा 115 BAC। फिलहाल इतना समझ लो कि जो रेगुलर टैक्स स्लैब है वही टैक्स स्लैब के अंदर ही आपका ये पैटर्न आता है, ठीक है। तो अब देखना ये है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के अंदर कि यहाँ पर कौन से इनकम के साथ किसको एडजस्ट करेंगे और कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर आपको? बताओ। यस सर। सर मैं आपके सामने सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए असेसमेंट ईयर 22-23, बड़ा सिंपल है। फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना और एक अमाउंट का 2 कॉलम बना लेना, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। अब इनर कॉलम में आपको जो जो हेड से आपने इनकम किया वो दिखाना, ठीक है, और जो फाइनल अमाउंट होगा उसको आउटर कर देना। ये कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट है। ऐसे इनकम टैक्स में कोई प्रॉपर फॉर्मेट मेंशन नहीं है, एज पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है जैसे अकाउंटेंसी में होता है, बट ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि अगला को समझ में आए, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपका हो जाएगा 4 लाख, ओके सर, जो आपको ऑलरेडी पता है।
अब सैलरी से जो आपने इनकम किया इसके साथ आप एडजस्टमेंट करोगे, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट आपको करना है लॉस का, प्रोविजन में रह के करना है, ठीक है, मन मर्जी नहीं कर सकते। नो टेल मी, क्या सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का 70,000 लॉस और लेट आउट प्रॉपर्टी का 1.5 लाख का लॉस 4 लाख के साथ एडजस्ट हो सकता है? नहीं सर, वो 2,20,000 हो रहा, सिर्फ 2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी 20,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सर, मतलब 4 लाख मेरा इनकम है सैलरी से और मेरा इधर लॉस है। बार बार बोल रहा हूँ, टैक्स गवर्नमेंट हमसे इनकम का लेता है, लॉस का नहीं लेता। तो जो लॉस है मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। बट हाउस प्रॉपर्टी का बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही ले सकते हो। सो 4 लाख से आपका 2 लाख चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सर टोटल करके तो 1,20,000 आएगा ना, सॉरी 2,20,000 आएगा ना, 2,20,000 आएगा। 2,20,000 आएगा हाउस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही 22-23 असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए ले सकते हो। तो बाकी 20,000 आपका नेक्स्ट ईयर जाएगा, ठीक है, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी बताओ यस मुझे, सर। ये जो बिजनेस लॉस में 1 लाख का लॉस है और बैंक इंटरेस्ट में आपने 80,000 का इनकम किया है, इसका एडजस्टमेंट हो सकता है? यस सर, हो सकता है। सर बिजनेस के साथ तो अदर सोर्स एडजस्टमेंट में कहीं पर भी मना नहीं है ना, ये अदर सोर्स है ना, यस सर। बैंक इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स होता है सर, ठीक है। बस सैलरी के साथ नहीं कर सकते। यस, सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते बिजनेस लॉस को, बिजनेस लॉस सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस लॉस को आप बैंक इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हो, तो कर दीजिएगा। तो कैसे इसका दिखाना, इसका हिसाब कैसे दिखाना है, देखो 4 लाख का इनकम फ्रॉम सैलरी है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका मैक्सिमम 2 लाख तक आप ले सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन इसलिए बिकॉज किसके साथ कौन एडजस्ट होगा नहीं होगा, जो मैं आपको शुरू से काफी बार बार बता रहा था उसी का भी देखो खेल चलेगा। 4 लाख आपका सैलरी इनकम है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी में 2,20,000 का लॉस हो रहा है आपका, 2,20,000 कहाँ से आया, 1,50,000 और 70,000, ठीक है। दो तरह का प्रॉपर्टी था आपका, एक लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े पे रखा था और एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसका आपने इंटरेस्ट और लोन देके रखा, इसलिए 70,000 का लॉस वहां पर भी आ गया। तो 2,20,000 हो रहा है, लेकिन 2,20,000 टू बी रेस्ट्रिक्टेड 2 लाख बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 है। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन का जवाब दोगे, स्पेशली फॉर सीए सीएमए एज वेल एज बीकॉम लेवल एमबीए लेवल, जहां पर भी आप इसका जवाब दे रहे हो, जहां पर भी आपको सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ता है, ठीक है। सीएस के क्वेश्चन में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर आपको कुछ मेंशन करने का जरूरत नहीं है, वो जस्ट जो भी है आपको पुट करना है। बट हाँ, आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर जवाब देना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट पॉइंट इज दैट जब भी आप सब्जेक्टिव वे में जवाब देते हो, स्पेशली फॉर सीए सीएमए, ठीक है, आप एक चीज जरूर सुने सर, सेक्शन जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, कि किस सेक्शन के तहत आप ऐसे कर रहे हो। प्रोफेशनल लेवल में ये उम्मीद आपसे किया जाता है। हाँ, थोड़ा बीकॉम लेवल में आप थोड़ा बहुत ना भी लिखते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग दे देते हैं या फिर वो इग्नोर कर सकते हैं। बट इन प्रोफेशनल लेवल ये मार्सी नहीं है सर, ठीक है। आपको सेक्शन मेंशन करना होगा कि भाई ये जो 2 लाख आप बोल रहे हो, 2,20,000 की जगह 2 लाख करेंगे, ये कहाँ बोला है, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो, कहने का बात समझो सर, लॉजिक क्या है। भाई ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लिया कि 2,20,000 नहीं, मैं 2 लाख ही आपको रेस्ट्रिक्ट करूंगा, मतलब 2 लाख तक ही आपको एडजस्ट करने दूंगा। बट ये कहाँ लिखा है, यू हैव टू मेंशन दैट, एग्जामिनर को आपको बताना है, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर इज लाइक दैट कि जैसे कि वो आपका टैक्स कंसल्टेंट, मतलब आप उनका टैक्स कंसल्टेंट हो, ठीक है। आपके पास एग्जामिनर आया है और आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को सॉल्व करके दो, और जो भी करना है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन करना है। सो यू हैव टू मेंशन दिस सेक्शंस आल्सो, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, कंजूसी करने से नहीं होगा। प्रोफेशनल बनने के लिए कंजूसी का कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस इन, स्पेशली अगर आप सच में हार्डकोर सक्सेस जिसको भी चाहिए उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और शॉर्टकट में जो मिलता है ना, वो शॉर्टकट में ही खत्म हो जाते हैं। सर ऐसा है क्या? यस ऐसा ही है सर। आपको कैसे पता, आप भगवान हो? नहीं सर, ये देखा है, आप एक्सपीरियंस में पता चला या फिर पता चल रहा है। तो 4 लाख से 2 लाख चला गया, तो कितना बचा आपका, 2 लाख, ठीक है। अच्छा सर, बाकी 20,000 का क्या करेंगे, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। सर ऐसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कितना देर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं?
बताओ। 8 साल तक। 8 साल तक, ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है ना, ये देखो। इसलिए मैं जब ये चीज पढ़ा रहा था, ओवरव्यू पढ़ा रहा था, आपको मैं हर एक बात बार बार बोल रहा था। अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हुआ बात यहाँ तक? अरे बताओ। यस सर। अच्छा, बिजनेस इनकम का क्या करें? बिजनेस इनकम को, बिजनेस लॉस, 1 लाख का बिजनेस लॉस है आपका, 1 लाख का बिजनेस लॉस है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना कमाया? 80,000, 80,000। है ना। बिजनेस लॉस आपका है 1 लाख का, तो कितना सेट ऑफ करेंगे? 1 लाख करेंगे कि 80,000 करेंगे? 80,000 सर। समझ में आया? एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 80,000 का एफडी इंटरेस्ट ही मिल रहा है, तो 80,000 एडजस्ट होगा तो 80,000 ही एडजस्ट करेंगे, 1 लाख कैसे एडजस्ट करेंगे? तो सिर्फ बाकी 20,000 सर नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में। अच्छा, बिजनेस लॉस कितना दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 8 years तक सर। ये भी अभी अभी बोल के आया, कैरी फॉरवर्ड एक्सटेंड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये जो 1 लाख में से अभी आप 80,000 एडजस्ट कर लो, तो 80,000 के साथ 80,000 एडजस्ट हो गया, अदर सोर्स के साथ बिजनेस लॉस एडजस्ट हो गया, बचता है 20,000। दिस 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में बिजनेस इनकम के साथ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस हेड का है उसी हेड के साथ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में एडजस्ट करना, ठीक है। बचा क्या? तो फिर अल्टीमेटली आपका टैक्सेबल इनकम क्या बचेगा? जीटीआई क्या हुआ सर? देखो, आपके ग्रॉस टोटल इनकम में काफी चेंजेस आ गया, आपका कितना सारा इनकम लॉस दिखा रहा था, लेकिन देखो सर, आपका 4 लाख का इनकम था सैलरी का, बाकी लॉस था, अदर सोर्स का 80,000 का इनकम था, लेकिन आपका जीटीआई कितना हुआ सर? 2 लाख का ही हुआ। अब आपको, अच्छा, डिडक्शन फ्रॉम चैप्टर 6 से यहाँ पर कुछ नहीं है तो नील ही मानेंगे, होगा तो दे सकते हैं। जैसे 6 से मतलब 80C से 80U, मतलब इतना देर से हम लोग लास्ट 3-4 क्लासेस से हम लोग सिर्फ 80C से 80U ही चर्चा कर रहे थे। डिडक्शंस बोला जाता है, पॉपुलरली नोन एज डिडक्शंस, चैप्टर 6 से। यहाँ पर कुछ है नहीं, बट अगर होता तो जरूर दे सकते थे, जैसे कि 80C, 80D, 80DD, 80GGA, 80GGB, क्या क्या नहीं पढ़े, 80JJA, 80QQB, बहुत सारा सेक्शन है, जो भी एज पर एप्लीकेशन होगा वो आप यहाँ पर नहीं, मतलब दे सकते थे, बट यहाँ पर है नहीं, तो फिलहाल बात नहीं करना चाहिए, ठीक है, नील। तो टोटल इनकम आपका हो गया 2 लाख। अभी आपको टैक्स देना है तो 2 लाख पे देना है। क्या 2 लाख पे टैक्स आता है सर? नो सर। मिनिमम टैक्स देने के लिए कितना इनकम होना पड़ेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज्यादा, ग्रेटर देन 2.5 लाख, तभी जाके आपका टैक्सेबिलिटी आएगा। और रिटर्न फाइल भी करना है, 2.5 लाख के नीचे रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट टैक्स देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी को ही एडल्ट होने के बाद ही टैक्स फाइल करना चालू कर देना, 18 के बाद से। हाँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी टैक्स का फाइलिंग का काम करता है उनको जाके 200, 300, 400 जो भी देना है दो, और बोलो कि रिटर्न फाइल करो। सर इनकम नहीं है, अरे 200, 500 दे दो सरकार को। ऐसे कोरोना के बाद से सरकार 500, 200 से टैक्स नहीं ले रहा है, कम से कम काफी एग्जेम्पशन दे दिया, 14-15 हज़ार के नीचे कोई टैक्स ही नहीं ले रहा है। अब देखो फिर से क्या करता है, लेकिन फिर भी आप नील रिटर्न फाइल करना। सर क्या फायदा? सर इन फ्यूचर में जब आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना हो बैंक वगैरह के साथ, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। बैंक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल चेक करेगा, वहां पर आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, जो आपको पर्सनल लोन लेने पे, हाउस लोन लेने में, कार लोन लेने पे बहुत हेल्प करता है। तो रिटर्न फाइल करते रहिएगा सर, काफी बेनिफिट में रहोगे, फायदे में रहोगे। सर मेरा 2 नंबर इनकम है, मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये বোঝা গেছে? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। সবাই বুঝতে পেরেছে? আমি শুধু শিবমেরই আওয়াজ পাচ্ছি, রশনি, জ্যোতি হ্যাঁ স্যার। তথা হ্যাঁ দাদা। ওকে নন্দিনী, অভিষেক, বোঝা যাচ্ছে তো? ओके सर। अच्छा सर, कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलो अभी थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एडजस्टमेंट देखते हैं, जो 71B में बोला है, ठीक है। 71B के तहत कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ओके सर, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का कैरी फॉरवर्ड का क्या होता है, सेट ऑफ का क्या होता है, ऐसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेन मेन पॉइंट। अब थोड़ा देख लेते हैं। ये ऑलरेडी बोल दिया मैं, वही है 2 लाख तक ले सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस सेक्शन 72 में बोला है, ठीक है। सेक्शन याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, माथा खराब करना पड़ेगा सर, माथा खराब नहीं करना है, तो फिर सब कुछ बंद करके चुपचाप बैठे रहो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है, करियर भूल जाओ। सेक्शन 72 में कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस के बारे में बोला है, जो भी आपको मैं ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। चलिए सर, मिस्टर बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 21-22 का, ठीक है सर। सर इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 4 लाख, सॉरी 45,000 सैलरी इनकम दिया है 45,000। सर हाउस प्रॉपर्टी से ये इनकम है कि लॉस है, ये इनकम है कि लॉस है? लॉस है सर। 24,000 का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में। सर बोला नहीं कौन सा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब लेट आउट वाला कि सेल प्रोवाइड वाला, क्या फर्क पड़ता है आपको? अगर मेंशन करके देगा तो समझ लेना, अब मेंशन नहीं किया है तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो लॉस है भाई, हमें क्या है। एडजस्टमेंट होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट होगा, क्या ये 24,000 एडजस्ट हो सकता है? किसके साथ एडजस्ट कर लेंगे? सैलरी के साथ। वेरी गुड सर, सैलरी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 2 लाख। यहाँ तो 2 लाख का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 24,000 पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे। इनकम भी तो है, मतलब एडजस्ट करने के लिए उतना इनकम भी होना चाहिए, मतलब सैलरी के हाँ साथ आप सर। एडजस्ट करोगे तो सैलरी में भी उतना इनकम होना चाहिए। अगर सैलरी का 24,000 से कम होता तो फिर उतना एडजस्ट नहीं कर पाते, जितना है उतना ही कर पाते, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल सैलरी 22,000 का होता तो 22,000 सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी लॉस 22,000 ही एडजस्ट कर पाते, बाकी 2,000 कैरी फॉरवर्ड होता नेक्स्ट ईयर में, और अगला 8 साल तक ऐसे एक्सटेंशन चलता है। फिर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन बिजनेस, ड्रीम 11 टाइप्स, बेटिंग, ड्रीम 11, कैसीनो, गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, इस तरह का। सर 22,000 का लॉस है। सर स्पेकुलेशन बिजनेस में 4,000 का लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन में, ओहो मैं सॉरी 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 गलत बोल दिया। सर स्पेकुलेशन मतलब जहां पर ड्रीम 11 टाइप्स, और नॉन स्पेकुलेशन मतलब नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, सर्टेन बिजनेस जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में कंट्रोलिंग होता है। नॉन स्पेकुलेशन में 22,000 का लॉस, स्पेकुलेशन में 4,000 का लॉस, कुछ हो सकता है क्या? सर नॉन स्पेकुलेशन वाला सैलरी के साथ कर सकते हैं एडजस्ट। नॉन स्पेकुलेशन को सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ पर वो मेंशन नहीं किया ना कि कौन सा बिजनेस है। हाँ लेकिन क्या बिजनेस इनकम को सैलरी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं नहीं कर सकते, सॉरी सर, नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 का बोला है, कैपिटल गेन का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है आपका 25,000 का, और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग कैपिटल टर्म के साथ गेन कर सकते अंडर 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 सेक्शन 112 19,000 का बोला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जैसे स्टार्टिंग में जो आंसर आप लोगों ने हैं। यस दिया, सर। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, 22-23 का इनकम चार्जेबल टू टैक्स पूछा है आपको, और ये भी बोल दिया कि भाई 115 बीएससी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 115 बीएससी और कुछ भी नहीं, जैसे डिस्काउंटेड टैक्स रेट, मतलब टैक्स रेट है जो 115 बीएससी में जाएगा, अगर फायदा है तो जा सकता है। मैं आगे आगे कैलकुलेट करा दूंगा टोटल इनकम कराने के टाइम पे, ठीक है। सो ये 115 बीएससी देख के ना घबराने का कोई जरूरत नहीं है, जैसे न्यू सेक्शन डिस्काउंटेड रेट यहाँ पर अप्लाई होता है टोटल इनकम का कैलकुलेशन करने के टाइम पे, जब जहाँ पर मैं सारा का सारा हेड को लेके कैलकुलेशन करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा 115 बीएससी का भी कुछ कैलकुलेशन करा दूंगा। सो अभी से इसका चिंता नहीं करना है फिलहाल, इग्नोर, ओके इग्नोर ही तो करने बोला है।
टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, सर इनकम फ्रॉम सैलरी 45, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, मतलब इनकम है मतलब नेगेटिव इनकम 24,000 का, एडजस्ट हो जाएगा। 45 का सैलरी इनकम है, 24 का लॉस मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, एडजस्ट हो जाएगा। चलो बढ़िया है, एडजस्ट कर लिए। लेकिन अभी देखना है स्पेकुलेशन बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या करें, बोलो। फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड कर देंगे दोनों। हाँ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, बिजनेस लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, 22,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। वेरी गुड सर। और स्पेकुलेशन लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4,000। क्यों? बिकॉज सर बिजनेस सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं करता और कैपिटल गेन के साथ कोई एडजस्ट नहीं करता, पॉइंट टू बी नोटेड सर। और हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के साथ एडजस्ट कर चुका है। तो बिजनेस लॉस अपने हेड में एडजस्ट कर सकता था, हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर सकता है जरूरत पड़ने से, बट अगर सैलरी है तो सैलरी के साथ तो हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट हो गया, अब क्या करना है इसको। लेकिन सर यहाँ पर देखने वाला बात यही है कि नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। बिजनेस लॉस को आप किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए नोट है, देख सकते हैं आप। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, ये तो आपको मैं पहले ही बता के रखा। देयरफॉर लॉस ऑफ 22,000 फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सैलरी, hence such loss has to be carried forward to the next year for set off against business profits, okay. And loss of 4,000 from speculation business can be set off only against the income from speculation business, मतलब ड्रीम 11 का लॉस सिर्फ ड्रीम 11 टाइप ऑफ बिजनेस में ही मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो, hence such loss has to be carry forward because यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट का जगह नहीं है। सो 22,000 और 4,000 दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप कि दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। प्लीज टेल मी सर। अब बात है कैपिटल गेन का। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हिसाब से 19,000 का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको 25,000 का है। क्या 19,000 गेन के साथ 25,000 शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट हो सकता है? यस सर, हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आपको मैं बार बार बता देता हूं सर, लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म एडजस्ट करेगा, मतलब आप ऐसे सोचो बड़ा भाई के घर में छोटा भाई वेलकम है, पर छोटा भाई के घर में बड़ा भाई वेलकम नहीं है। बड़ा भाई बाप के समान होते हैं ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, बड़ो दादा बाबर मोतो इट्स लाइक दैट, याद रहेगा सर। ये जस्ट समझाने के लिए बोला मैंने, एक्चुअली हमारे आम समाज में ऐसे बातें चलते हैं, अगर 3-4 भाई हैं तो जो भाई सबसे बड़ा है, तो जब घर में पापा नहीं रहते तो वो ऐसे बाकी लोग बोलते हैं कि बड़ा भाई इज लाइक अ फादर फिगर, जब पापा नहीं था तो हम लोगों को संभाला, लाइक फादर फिगर तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म इज लाइक बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म इज लाइक छोटा भाई। तो बड़ा भाई छोटा भाई को अपने घर में जगह देता है, एडजस्ट करता है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई को लॉस होने पे जगह नहीं देता, याद रहेगा। यस सर। बस याद रखने के लिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपका गेन है, शॉर्ट टर्म में आपका 25,000 का लॉस है। 25 से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज 19,000 ही तो है हमारा, तो 19 के साथ 19 एडजस्ट कर लो और बाकी 6,000 कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लो, नेक्स्ट बार जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। बोलो सर, क्लिनिक ऑल क्लियर? तो फिर अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम क्या हुआ आपका यहाँ पर? यस 21,000 है ना, बाकी तो कुछ आया नहीं, सब तो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो गया और ये एडजस्ट हो गया, तो टैक्सेबल इनकम कितना रहा? वही 21,000, ठीक है। तथा रोशनी, ज्योति, बोलो सर। यस सर। स्नेहाशीष, ओके है दादा। ठीक है, हाँ चलो सर। बढ़िया, ओके सर। अच्छा कितना दिन तक ये जो लॉस है आपका स्पेकुलेशन का लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 4 years। थैंक यू सर, पहले ही बोल दिया था
ओवरव्यू देने के टाइम पे ये सारा प्रोविजन चर्चा करके आए। मैक्सिमम 4 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 4 साल में 2 ही है, ठीक है। स्पेकुलेशन का 4 साल, मेंटेनिंग रेस हॉर्स का, बोलो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का भी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 4 साल। और अनलिमिटेड टाइम तक किसका जा सकता है? वो गवर्नमेंट इंडेफिनिट पीरियड का 35 एडी का गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इंडेफिनिट पीरियड तक जा सकता है। बढ़िया है। चलो, लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस 73 में बोला है, याद रखिएगा सेक्शन ना, बाकी आपको मैं ऑलरेडी बता दिया। स्पेकुलेशंस में ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया आपने। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 73 ए में बोला है, 73 ए में स्पेसिफाइड के लिए बोला है, ठीक है, जो सरकार ने स्पेसिफाई करके दिया, जो आपको बीपी में बताया जाता है। 35 एडी बीपी का सेक्शन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का। सरकार का कहना हुआ कुछ ऐसे ऐसे बिजनेस जो सरकार स्पेसिफाई करके देता है, और ऐसे बिजनेस में अगर लॉस है तो आप मतलब इंडेफिनिट पीरियड तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये देखो, लॉस कैन बी सेट ऑफ इंडेफिनिटली, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, एंड देयरफॉर सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिटली फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसे बहुत सारा था, हॉस्पिटल्स का बिजनेस करना सरकारी लेवल में, 3 स्टार के ऊपर का होटल बनाना, ऐसे बहुत सारे बिजनेस था, कोल्ड स्टोरेज बनाना, सॉरी 2 स्टार के ऊपर का होटल। The loss of SSE claiming deduction under section 35 AD in respect of a specified business can be set off the profit or another business under section 73A, irrespective of whether the latter is eligible for a deduction under section 35 AD. An SSE जिनका calculation हो रहा है can therefore set off the loss of a hospital or hotel which begins to operate after 1st April 2010. ठीक है, ये हॉस्पिटल होटल तो बस यहाँ पर बताया, और भी बहुत सारा है, and which is eligible for deduction under section 35 AD against the profit of the existing business of operating a hospital, जिसका कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, और ए होटल of 2 star or above category, even if the latter is not eligible for deduction under section 35 AD. ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो 35 AD में एलिजिबल ना भी हो तो भी वो एडजस्टमेंट कर सकता है, मतलब होटल के बारे में बोला। 73 ए का ये एक पॉइंट था, मैं बता दिया। अच्छा, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन 74 में बोला है सर, कैपिटल गेन का बाद 74 में बोला है। चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं, कैपिटल गेन का क्लैरिटी आ जाएगा। कैपिटल गेन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट जान लो, 1 अप्रैल 2018 के बाद, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होता है, अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर सेल करके अगर आप 1 लाख से ज्यादा इनकम करते हो, या फिर यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है सर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब ये सब म्यूचुअल फंड क्लास में आजकल बात काफी चर्चा चल रहा है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या होता है, 65% फंड आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और एसटीटी, मतलब ऑन व्हिच एसटीटी इज पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसमें पे होता है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, शेयर ट्रांसफर करने से, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करने से, ठीक है, डिवेंचर बॉन्ड ट्रांसफर करने से एक टैक्स सरकार के घर में जमा होता है, दैट इज कॉल्ड एसटीटी। तो अगर आप इक्विटी शेयर ट्रांसफर करके, ठीक है, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करके, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट बिजनेस ट्रस्ट मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड हो सकता है, मतलब ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है बिजनेस ट्रस्ट, बट ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया में आपका पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो सब म्यूचुअल फंड में या फाइनेंस के क्लास में ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, बट इतना अभी समझ लो, ठीक है। ऐसे में प्रीवियस लेक्चर्स में इनकम टैक्स में भी ये सब चर्चा करके आया सर, स्पेशली इन अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बहुत भर भर के चर्चा हुआ, जिन लोगों का भी नहीं हुआ बाद में करेगा। In respect of equity shares, both at the time of acquisitions of sale and in respect of units of equity oriented fund or unit of business trust at the time of sale, is taxable section 112A at the rate 10% में taxable होता है। Long term capital loss on sale of such shares can therefore be set off and carry forward of set off against the long term capital gains, ठीक है, by virtue of section 73 subsection 3 and section 74। तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल देखो और नक्की करो, नक्की करना मतलब मैटर को पूरा का पूरा क्लैरिटी कर लो। कौन है, मिस्टर सी, सर कौन है मतलब आप लोग सोचने में पड़ेगा कौन है, क्यों बोला मिस्टर सी। तो देखते हैं मिस्टर सी की कहानी क्या है।
अच्छा एक बार बीच में पूछ लेता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं सारा का सारा पॉइंट? यस सर। सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 21-22 में मिस्टर सी का फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस दिया है, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस मतलब लास्ट ईयर का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, शेयर सेल करके शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, मतलब एक साल के अंदर शेयर सेल करके गेन कर लिया, 1.5 लाख का गेन है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है असेसमेंट ईयर 20-21 में 96,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 96,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 21-22 का है 37,000 का। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 21-22 का है 75,000 का। तो 2 गेन है 2 लॉस है, पूरा का पूरा कैपिटल गेन का है। क्या करे या ना करे बोलो, किसके साथ किसको एडजस्ट करे? सर शॉर्ट टर्म के साथ शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म के साथ लॉन्ग टर्म का। वेरी गुड सर, शॉर्ट टर्म के साथ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के साथ लॉन्ग टर्म। जिसका घर है उसको अपने घर में ही जाना चाहिए एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर घर में एडजस्टमेंट ना हो तो बाहर देखना चाहिए, मतलब पहले बाहर नहीं, बाहर बाद में जाएंगे, पहले रिलेटिव मतलब घर के रिलेटिव्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगर रिलेटिव्स भी ना माने तो बाहर जाएंगे, अगर बाहर भी ना माने तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या सर, बाद में देखेंगे, ऐसा ही है ना। लॉन्ग टर्म पहले लॉन्ग टर्म के साथ देखेगा, शॉर्ट टर्म भी पहले शॉर्ट टर्म के साथ देखेगा। सर अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो अपने अंदर देखेगा कि यार लॉन्ग शॉर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे शॉर्ट तो लॉन्ग के घर में एडजस्ट नहीं करता, बट लॉन्ग अपने घर में शॉर्ट को जगह देता है। बट सर अगर लॉन्ग शॉर्ट में भी एडजस्टमेंट नहीं बनता तो बाहर देखेंगे, बट कैपिटल गेन किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, तो फिर क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके चलो, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका सेल करके शेयर 1.5 लाख का। जो लॉस आपने ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाया था, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 21-22 का, असेसमेंट ईयर 21-22 का। असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब ये 37,000 का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पिछले 20-21 साल। शॉर्ट टर्म यस कैपिटल लॉस पिछले साल का। असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। जिसका लॉस है आपका 37,000 का, 37, तो 37 को एडजस्ट कर लो, बिकॉज उसी हेड का आपको इनकम मिल गया। तो 1.5 लाख के साथ 37,000 एडजस्ट होके आपका 1,13,000 बचता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म का भी, लॉन्ग टर्म में आपका कितना गेन रहा है, 75,000 का। क्या अंडर सेक्शन 12 112 अंडर सेक्शन 112 कैपिटल यस गेन सर। सेक्शन है, तो 75,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके साथ एडजस्ट करने के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो आपका है लास्ट ईयर का 96 है, तो क्या 96 एडजस्ट हो जाएगा 75 के साथ? नहीं, कैसे होगा, 75 है तो 75 ही एडजस्ट होगा मैक्सिमम। तो 75 के साथ 75 ही मैक्सिमम एडजस्ट करो, बाकी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ऐसे कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कैपिटल गेन लॉस को? कैपिटल गेन लॉस 8 को ईयर्स। कितने साल तक? 8 साल तक। सर कहाँ पता चला था, शुरू में ही तो बोले थे। ये देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर। तो भूलना नहीं, ओके, भूलने का नहीं रे बाबा। ठीक है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 74, सेक्शन 74 का क्वेश्चन था। 1,13,000 भी समझ में आ गया था, और इधर 75 एडजस्ट हो गया, 75 एडजस्ट हो गया, तो बचा क्या, नील। तो नील बचेगा, तो नील ही रहेगा। नील बुझते पाচ্ছিস, नीलेर आवाज पाচ্ছি ना। নীল सही, नील को याद आ गया सर, नीलेर आवाज আসছে না, नील বোঝা যাচ্ছে রে? ओके सर, तो 1,13,000 टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा यहाँ पर, 1,30,000, इधर 1,13,000, तो ये आपका टैक्सेबल गेन रहेगा। बाकी इसका जो 96 था 75,000 चले जाने के बाद कितना बचता है रे, 21,
कितने में से सर? 96 से 75। हाँ 21। 21, तो ये 21 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आप अगर ऐसे सोचते हैं कि सर यहाँ पर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1.5 लाख से 37,000 ही एडजस्ट हुआ था, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, 1.5 लाख से 37,000 ही एडजस्ट हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस का लॉन्ग टर्म में 75 देने के बाद अभी भी 96,000 से अगर हम 75 को हटाते हैं तो भी मेरा 21,000 बचता है। क्या ये 21,000 इसके साथ एडजस्ट हो सकता है? नो सर। नो, बिकॉज आपको मैं बार बार बोला, बड़े भाई के घर में, सॉरी छोटे भाई के घर में बड़े भाई को एडजस्टमेंट नहीं मिलता। बड़ा भाई छोटा भाई को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई को एडजस्ट नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को एडजस्ट नहीं करेगा। समझ में आया सर? अब इमोशनल मत हो जाना, ये तो टैक्स का प्रोविजन है, ठीक है? अब इमोशनल हो गए, ये अच्छा बात नहीं है, बड़ा छोटा को देखता है, छोटा क्यों बड़ा को नहीं देखेगा, ऐसे भावुक मत होइएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना सोच समझ के लॉजिकली सोचा है कि भाई किसको किसके साथ एडजस्ट कर देना चाहिए, तो वो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बट मैं ये बड़ा भाई छोटा भाई का कहानी आपको बस समझाने के लिए बोला, ठीक है? ओनली फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, नो अदर मैटर सर। बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, जानते हैं ना सर? सर ये क्या बात है, बड़ा भाई छोटा भाई को देखेगा, छोटा भाई बड़ा भाई को नहीं देखेगा। सर इमोशनल होके फायदा नहीं है, रूल्स हैं। अच्छा, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 74A सबसेक्शन 3, चलो इसका भी एक देख लेते हैं, हॉर्स रेस का। इसमें कुछ टर्म्स आता है सर, ये एक बार गो थ्रू कीजिएगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में क्या रूल है वो मैं बता दिया, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस क्या है वो भी मैं 4 साल का केस है बता दिया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर यूज होता है जो आपको नॉलेज भी हो जाएगा हॉर्स रेस मैटर में, मेंटेनिंग एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। सर अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाय द एसएससी इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, जो लोग बेसिकली रेस कोर्स के मैदान पे घोड़ दौड़ कराते हैं, ठीक है, उस पर लोग पैसा वगैरह भी लगाते हैं, तो इस बिजनेस पे ना ये भी एक अलग ही जगत है सर, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह है, स्टॉक मार्केट का तो एक अलग ही जगत है बहुत बड़ा, लेकिन ये रेस कोर्स का पैसा भी एक बहुत बड़ा पैसा का खेल है। इन केस एसएससी हैज नो इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, एक स्टेक मनी आता है सर, किसको? जो बेसिकली हॉर्स रेस मेंटेन करते हैं ना, तो उनको स्टेक मनी मिलता है किसी ना किसी से, जो भी घोड़ा को ऐसे करते हैं ना, मतलब घोड़ा चलाने के लिए, ठीक है, घोड़ा जैसे मानो कि मेरे पास घोड़ा है, ठीक है, मैं घोड़ा का जॉकी हूँ, घोड़ा को मेंटेन करता हूँ, तो आप चाहते हो कि मेरा घोड़ा और अच्छे से दौड़े और अच्छे से करे, तो आप मेरे घोड़ा पे ना स्टेक लगाते हो, स्टेक मतलब शेयर्स, कि मेरे घोड़ा पे आपका शेयर्स है, ठीक है, तो आप मेरे पे पैसे लगाए, मेरे को शेयर दिए, ठीक है। तो इन केस एसएससी हैज नो इनकम बाय ऑफ स्टेक मनी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फुल्ली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिसोर्स, ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस क्या हो सकता है एक हॉर्स रेस मेंटेन करने में? लॉस वही है अगर आप कोई स्टेक मनी रिसीव नहीं करते, पॉइंट टू बी नोटेड। स्टेक मनी क्या है मैं आपको बताया, चलो ऐसे में स्टेक मनी शायद पहले भी बताया था किसी कैपिटल गेन चैप्टर में, है ना सर? याद है किसी को स्टेक मनी क्या है? याद बोला था मैं वहां पर भी। इन सिंपल अगर देखा जाए तो इन द बाय वे ऑफ स्टेक मनी इज द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑन अकाउंट ऑफ हॉर्स सिक्योरिंग ए पोजीशन इन द रेस, ठीक है। मतलब स्टेक मनी क्या है जो घोड़ा का ओनर रिसीव करते हैं ताकि वो रेस में अपना पोजीशन सिक्योर कर पाए, हेंस इनकम फ्रॉम स्टेक मनी इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम विनिंग। विनिंग से जो इनकम आता है वो अलग है, ठीक है, एंड सेक्शन 194 भी एंड द एक्ट ओनली अप्लाइज टू इनकम फ्रॉम विनिंग्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम विनिंग मतलब वो अदर सोर्स इनकम हो गया। स्टेक मनी जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस के लिए या फिर हॉर्स रेस में हॉर्स को कोई सिक्योर पोजीशन मिलने के लिए एक स्टेक मनी मिलता है, ठीक है।
ये इनकम के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस इतना भी जान लो आप। ये मैं कैपिटल गेन में भी बताया था। तो इन केस एसएससी हैज नो इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी छोटा मोटा खर्चा वो करता है घोड़े के पीछे फॉर मेंटेनिंग रिसोर्स, वो उसका एक्सपेंस या लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर उसको स्टेक मनी मिलता है, द अमाउंट बाय व्हिच सच इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी फॉल शॉर्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी फुल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिसोर्स, तो लॉस क्या हो जाएगा, स्टेक मनी जो मिलेगा वहां से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करके अगर कुछ लॉस रहता है तो वही लॉस है। स्टेक मनी अगर कम पड़ जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो लॉस है, अगर स्टेक मनी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करके कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है तो वो लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब आप पोजीशन सिक्योर करने के लिए, घोड़ा को और बेहतर बनाने के लिए स्टेक मनी लेते हो, तो वो स्टेक मनी मिलने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, जो भी आप मेंटेन करने में खर्चा कर रहे हो घोड़ा के पीछे, ठीक है, आपका घोड़ा है, तो माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव है तो लॉस है, अगर पॉजिटिव है तो लॉस नहीं है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। हॉर्स रेस जो है इसे वेजरिंग है, वेजरिंग समझते हो ना, बेटिंग, ठीक है, मतलब जो अनसर्टेन है, पता नहीं है क्या होगा। हॉर्स रेस अपन विच वेजरिंग और बेटिंग में भी लॉफुली मेड, लॉफुली मेड, हाँ, जो कुछ भी होता है, कलकत्ता रेस कोर्स, बैंगलोर रेस कोर्स, चेन्नई रेस कोर्स, ठीक है, ये सभी चंडीगढ़ रेस कोर्स, बहुत सारे, राजकोट रेस कोर्स, ठीक है, ये सभी रेस कोर्स में जो कुछ भी होता है लॉफुली होता है, ठीक है, इलीगल वे में जो होगा वो नहीं, ठीक है, सरकारी रजिस्ट्रेशन के थ्रू से होना चाहिए, illegal वे में नहीं। इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्राइज मनी रिसीव्ड ऑन ए रेस हॉर्स और रेस हॉर्स बाय द ओनर, ठीक है, एक तरह का स्टेक मनी घोड़ा को मिलता है या घोड़ा के ओनर को मिलता है। Therefore, on account of horse or horses or any one or more of the horses winning or being placed second or any lower position in horse races, ठीक है, उसके बदले में उनको पोजीशन सिक्योर करने के लिए एक पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टेक मनी। विनिंग अलग है, विनिंग का पैसा अलग है, ठीक है, इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी। चलो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा इनकम टैक्स में इसका क्या खेल है। बाकी अगर आपको रेस, हॉर्स रेस का जानकारी लेना है, ऐसे मेरा कुछ स्टूडेंट्स है जिनको हॉर्स रेस के बारे में कुछ आइडिया है, ठीक है, 2-3 हैं मुझे पता है, तो मैं आपसे बात करा दूंगा, ठीक है, जिनको भी ज्यादा जानकारी, या फिर आजकल विकिपीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, आप जहाँ से मर्जी ले लो नॉलेज, हॉर्स रेस में क्या क्या खेल चलता है, हॉर्स रेस में पीएचडी कर लेना। मिस्टर डी हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस 75,000। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस क्या होगा, स्पेकुलेशन की नॉन स्पेकुलेशन? नॉन स्पेकुलेशन होगा ना सर, टेक्सटाइल बिजनेस में। थैंक यू सर। टेक्सटाइल बिजनेस पे क्या पता है ना भाई, लोग कपड़ा पहनेगा, है ना, क्या दाम में बिक सकता है, सब कुछ का एक अता पता है, ठीक है, कहाँ से आता है, कितना दाम हो सकता है, क्या दाम में मैं सेल कर सकता हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ये सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और मार्केट में बेचने का भी आपको एक कुछ ना कुछ जरिया मिल ही जाता है। तो सर स्पेकुलेशन नहीं सर, नॉन स्पेकुलेशन। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस हुआ था आपका 21-22 में, तो जो लॉस आपने किया था दैट इज 50,000 का लॉस था, वो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस जो 19-20 में हुआ है, वो भी आपका 96,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। चलो सर बढ़िया है। अब इसका क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मिस्टर डी के हाथ में टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, यही हमें यहाँ पर थोड़ा देखना है, ठीक है। तो चलो मिस्टर डी के हाथ में क्या होता है देख लेते हैं। सर इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में 75,000 का इनकम है। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड 96,000 का था, तो क्या आप 96,000 एडजस्ट करोगे कि 75,000 ही एडजस्ट कर पाओगे? प्लीज टेल मी। रेस हॉर्स का 96,000 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है 19-20 असेसमेंट ईयर का, तो आप 96 एडजस्ट कर पाओगे कि 75,000 ही एडजस्ट कर पाओगे जितना आपका गेन है करेंटली? प्लीज टेल मी सर। हेलो, 50,000 कर पाएंगे, है ना, 96,000 से 75,000 ही आप एडजस्ट कर पाओगे, तो हाँ 75 से 75 ही एडजस्ट होगा, बाकी क्या हो जाएगा 21,000 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। मतलब ये 22-23 है तो 23-24 में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। 23-24 में अगर जैसे आपको फिर से इनकम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स मिलेगा, फिर से आपको उसके साथ एडजस्ट कर लेना है, और क्या।
ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस में 85,000 का लॉस है और टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम 85,000 का, सॉरी 85 का इनकम है और ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस टेक्सटाइल का 50,000 का है, तो कितना हो जाएगा 35 का। ठीक है, एडजस्ट हो गया, तो टोटल इनकम हो गया आपका 35,000। बस एक बात याद रखिएगा, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर सोर्स और हेड ऑफ इनकम। Owning and maintaining racehorse cannot be set off against any other source or head of income। किसी भी हेड ऑफ इनकम या किसी भी अदर सोर्स के साथ भी वो एडजस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने हेड के साथ, मतलब अपने सोर्स के साथ ही एडजस्ट करेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए सब। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 72 सबसेक्शन 2, brought forward business loss is to be set off before setting off unabsorbed depreciation। पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस करोगे ना, ये आपको डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने से पहले करना है। अगर डेप्रिसिएशन यूज करना बाकी है, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, एसेट वगैरह होता है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 72 सबसेक्शन 2, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर सेटिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। देयरफॉर द ऑर्डर इन व्हिच सेट ऑफ विल बी इफेक्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉलो करना है। ठीक है, जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 बीपी सेक्शन में इसका बारे में डिस्कस होता है सर। बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में काफी डिटेल्स में बातचीत किया गया है। जो लोगों ने अभी भी बीपी नहीं पढ़ा, डोंट वरी, बीपी में पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द एक्सटेंट अलाउड, ये भी बीपी का ही सेक्शन है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 72 सबसेक्शन 1। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन उसके बाद आएगा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, मतलब जो डिप्रिसिएशन एब्जॉर्ब अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन उसके बाद करेंगे, एंड अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च फिर आएगा, और फिर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। तो ये कुछ एरिया है जो आपको बीपी में क्लैरिटी से समझाया गया है, और जिन्होंने नहीं किया बीपी में जब पढ़ेगा क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस है, ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले करंट ईयर डिप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग वगैरह, ये भी बीपी में ही बताया जाता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन फिर आएगा। अगर अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो फिर अभी लगाओ, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है तो अभी लगाओ, एंड अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग है तो बाद में लगाओ। इस तरह से ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस नॉर्मली अप्लाई किया जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर ई हैज फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23। सर 22-23 में कुछ डिटेल्स दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी 1.5 लाख का, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 का, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस 40,000 का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 का इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एक असेसमेंट ईयर 20-21 का 30,000 का है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 का विनिंग है। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ई फॉर असेसमेंट ईयर 22-23? क्वेश्चन समझ में आ गया सर? प्लीज टेल मी। कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे बोलो? सैलरी के साथ एडजस्टमेंट क्या करना है? पहले अपने अपने हेड में एडजस्ट करें कि पहले अलग अलग हेड में एडजस्टमेंट करें? बताओ सर। सर आपका 1.5 लाख का सैलरी है, रहने दो, लेकिन अपना अपना हेड है ना। तो सर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में आपका 60,000 का इनकम है, लेकिन मैं आपको क्या बोला, स्पेकुलेशन बिजनेस का स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट होगा, लेकिन स्पेकुलेशन इनकम के साथ नॉन स्पेकुलेशन लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। ये वीवीआईपी पॉइंट था सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इंपॉर्टेंट भी है। 60,000 का स्पेकुलेशन में लॉस है, मतलब ड्रीम 11 में, एक एग्जांपल के तौर पे ड्रीम 11 बार बार यूज कर रहा हूँ। ड्रीम 11 में 60,000 का लॉस किया आपने, सॉरी इनकम किया आपने। ड्रीम 11 में 60,000 का इनकम किया आपने, और नॉर्मल टेक्सटाइल बिजनेस में या मोबाइल फोन बिजनेस में आपने 40,000 का लॉस खा गया। तो 60,000 के इनकम के साथ 40,000 के लॉस को एडजस्टमेंट कर दो, 20,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 का इनकम है, रहने दो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 का है, रहने दो, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 2,70,000 का। सैलरी के साथ यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। बोलो सर, समझ में आया?
अब ये टैक्सेबल इनकम जो आपका आया, इसके ऊपर स्लैब लगा के टैक्स रेट निकाल के आप कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन अभी मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो मैं टोटल इनकम में डिटेल्स से चर्चा करूंगा टैक्स लायबिलिटी के साथ, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि भाई किसके साथ किसको एडजस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, long term capital loss can be set off only against long term capital gain, therefore long term capital loss of 30,000 has to be carry forward to the next assessment year। जो शायद यहाँ पर टेबल में नहीं दिया था, आपने भी बोला नहीं, ये जो 30,000 का कैपिटल लॉन्ग टर्म लॉस है, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट करेगा सर? नो सर। बोला ना आपको तब से कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म बड़ा भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, छोटा भाई बड़ा भाई के साथ एडजस्ट कर पाएगा। तो बस इसीलिए 30,000 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे अगला 8 साल तक आप कैपिटल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया कैसे कैरी फॉरवर्ड के साथ साथ एडजस्टमेंट चलता है। बस और कुछ नहीं। सेक्शन 80 का एक एरिया है जो सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस के बारे में भी आपको बताते हैं। एज पर सेक्शन 80 बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 1, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD दैट इज सेक्शन 73 A सबसेक्शन 2, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन 74 सबसेक्शन 1, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स अंडर सेक्शन 74 A3 which has not been determined in pursuance of return file under section 139 subsection 3 cannot be carried forward and set off. Thus, the SSC must have filed a return of loss under section 139 subsection 3 in order to carry forward and set off of such losses। मतलब सर, अगर आप अपना लॉस को क्लेम करके अपना इनकम को कम दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो आपका सच में हुआ है, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना होगा। यू हैव टू फाइल रिटर्न एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। रिटर्न फाइल का सेक्शन है, जो रिटर्न फाइल के चैप्टर में जब जाऊंगा आपको मैं डिटेल्स में रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। Such return of loss should be filed within the time allowed under section 139 subsection 1। रिटर्न ऑफ लॉस का भी जो टाइम पीरियड है, वो सब डेट वगैरह में आपको जब मैं रिटर्न फाइलिंग बताऊंगा ना, आगे आगे चर्चा करेंगे रिटर्न फाइलिंग के बारे में, तब आपके साथ डिटेल्स चर्चा करना है। The condition does not apply to loss from house property carry forward under section 71B and unabsorbed depreciation carry forward under section 32 subsection 2। मतलब ये दोनों केस में आपको जरूरत नहीं है, बाकी केस में करना पड़ेगा। क्या दोनों केस में जरूरत नहीं है? लॉस ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71 सबसेक्शन बी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। ये दोनों चीज जरूरी नहीं है, बाकी हर चीज का आपको रिटर्न लॉस ऑफ रिटर्न सबमिट करना है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। और जिसके बारे में आपको बोला है सेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, जिसको सेक्शन 80 में मेंशन किया है, ठीक है। मतलब रिटर्न फाइल करोगे तभी ना पता चलेगा सरकार को भी भाई इसने यहाँ पर लॉस किया है, और वो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जैसे इनकम का रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए, लॉस की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको लॉस का भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वही इनकम का डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नेगेटिव इनकम। सो ये सब बात क्लियर कट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल के रखा है, और इसी के हिसाब से सारा का सारा कैलकुलेशन हुआ है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन का समरी आपको यहाँ मिलेगा। जितना देर से जो भी मैं बोला, प्लीज मस्ट गो थ्रू दी समरी फॉर आवर योर रिविजन पर्पस। एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज। 5-10 क्वेश्चन है सर, ऑलमोस्ट 10 के आसपास क्वेश्चन है यहाँ पर। इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ये 10 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करोगे। अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर, यू मस्ट ट्राई। तो 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपको दिया, नोट्स में शेयर करूंगा, आंसर्स भी गिवन रहेगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहे आप मुझे क्लास में जरूर पूछिएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कर लो सर। शिवम, नील, रोशनी, तथा अभिषेक, स्नेहाशीष, সমন্বিতা বেসিক গুলো একটু করে ফেল। বেসিক্স অফ ইনকাম ট্যাক্স, স্যালারি, আমি কি শেয়ার করেছি কিছু ক্লাস তোর সাথে? স্যার কয়েকটা আপনি শেয়ার করেছেন। যেগুলো করেছি ওগুলো করে নে, হয়ে গেলে আমাকে বলবি, আমি আরো ক্লাস শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে। ओके सर, ठीक है फिर चलो बाय, टाटा सबको। सर बाय सर, राखছি দাদা। टाटा। भाई सर बाय सर, बाय।